नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने 10वीं वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीयूषम के तृतीय पाठ, जिसका शीर्षक अलस कथा है, के अभ्यास पाठ में आए लिखित प्रश्नों जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए को देखा था और उसे साथ साथ करने का प्रयत्न भी किया था। चलिए आज हम पुनः उसी पाठ के अभ्यास भाग में आए शेष प्रश्नों के अर्थ को समझते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम, यानी उदाहरण का अनुसरण करते हुए पद निर्माणम क्रियताम यानी पद का निर्माण करें। तो उदाहरण दिया हुआ है बच्चों कि अलस शयन, अलस शयन। अगर अलस शब्द में शयन प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? आलस्यम। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि हमको शयन प्रत्यय का प्रयोग करते हुए पद का निर्माण करना है ना? और आप इससे भली भांति परिचित होंगे कि संस्कृत में सार्थक शब्दों को पद कहा जाता है। और एक या तो हम इस तरह से कह सकते हैं सुप तिगंतम पदम, यानी वैसे शब्द जो सुप प्रत्यांत और तिगंत प्रत्यांत होते हैं उसे पद कहा जाता है ना? तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि शयन प्रत्यय क्या है और जब ये किसी पद में जुटेगा तो इसका रूप किस तरह से बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं शयन प्रत्यय क्या है। बच्चों देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि शयन प्रत्यय यानी इसका सूत्र क्या है? वर्ण दृधादिभयः शयञ्च, अर्थात वर्ण अर्थात रंगवाचक एवं दृधादि गण में पठित षष्ठ्यंत प्रातिपदिकों से भाव अर्थ में शयन प्रत्यय लगता है। शयन प्रत्यय के श तथा य का इत संज्ञा होने के कारण लोप हो जाता है तथा आदि अच वर्ण की वृद्धि हो जाती है। इसको कुछ उदाहरण देकर भी समझाया गया है। ये सब शयन प्रत्यय के बारे में कुछ मूल बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि शयन प्रत्यय क्या है। तो शयन प्रत्यय को याद रखने के लिए हमको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा कि वर्ण दृधादिभ्यः शयञ्च, यानी वर्णवाचक अर्थात रंगवाचक दृधादि गण में पठित दृधादि गण में आए प्रातिपदिकों से शयन प्रत्यय लगता है। देखिए बच्चों, शयन प्रत्यय में जो स और य है उसका इत संज्ञा होने के कारण लोप हो जाता है। तो जब ये दोनों का लोप हो जाता है तो केवल आपके पास क्या बचता है? य बचता है। और एक और दिया गया है कि शयन प्रत्यय लगने पर आदि अच वर्ण की वृद्धि हो जाती है। तो अच किसको कहा गया है? स्वर वर्ण को कहा गया है। तो पद में जो आदि वर्ण रहेंगे, आदि स्वर वर्ण रहेंगे, उसका वृद्धि हो जाएगा, है ना? यानी वृद्धि कहने का अर्थ क्या है? ई का ए हो जाएगा, ऊ का औ हो जाएगा, है ना? और एक चीज़ और इसमें दिया गया है, जो शयनांत प्रत्यय वाले शब्द होते हैं वो हमेशा नपुंसक लिंग में रहते हैं। तो कुछ उदाहरण भी आपके साथ साझा किया गया है। देखिए, जैसे दृढ़ है तो अगर उसमें शयन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दाधर्यम। अब क्या होगा? नीचे देखिए,
जड है, जड, तो जड में स्यन प्रत्यय जब जुटेगा तो जाड्यम हो जाएगा। यहाँ जड में देखिएगा कि ज में क्या आया है, ज जो वर्ण है वो ज प्लस अ से मिलकर बना है, तो इसका जो आदि स्वर वर्ण है उसकी वृद्धि होके आ हो गई और शब्द बना जाड्यम। उसी तरह से देखिए शुक्ल जोड़ श्य, यानी शुक्ल क्या है, रंगवाचक शब्द है ना। और जैसे ही इसमें स्य प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, जो आदि अच जो था, जो आदि अच स्वर है उ, उसकी वृद्धि होके क्या हो गई औ, तो हो गया सौकल्यम। उसी तरह देखिए नीचे शीत प्लस संज्ञा प्रत्यय है ना, तो उसका हो जाएगा शैत्यम। उसी तरह से अगला देखिए कुशल प्लस श्य, कुशल प्लस श्य यानी कौशल्यम। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि श्य प्रत्यय के बारे में जो मूल बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी और इसको जहन में रखकर ही आप पद को बदल सकते हैं, श्य प्रत्ययांत शब्द बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अभ्यास पाठ में श्य प्रत्यय लगाकर शब्दों का रूप किस तरह से हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसमें जब आपके समक्ष उदाहरण के रूप में दिया गया है कि अलस में जब श्य प्रत्यय लगा तो क्या हो गया आलस्यम। उसी तरह से हमको इसका अनुसरण करते हुए बनाना है कि करुणा शब्द में जब श्य प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, कारुण्यम। उसी तरह से अगला शब्द देखिए बहुल जोड़ श्य, यानी बहुल शब्द में जब संज्ञा प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, बाहुल्यम। बहुत अच्छे। अब अगला देखिए प्रधान जोड़ संज्ञा प्रत्यय, यानी प्रधान शब्द में जब संज्ञा प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्रधान्यम। उसी तरह से देखिए सरल शब्द में जब संज्ञा प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, सारलयम। बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि जो भी पद आ रहे हैं उसका जो आदि अच है यानी आदि स्वर जो है वो अ है ना, सभी की वृद्धि होकर वो आ हो जा रही है। जैसे करुणा जोड़ संज्ञा तो कारुण्यम, सरल जोड़ स्य तो सारलयम, है ना। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से देखिए जब तरुण में स्या प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा तारुण्यम। उसी तरह से जब कठिन शब्द में स्या प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा काठिन्यम। उसी तरह से अगला देखिए वत्सल शब्द में जब स्या प्रत्यय होगा तो हो जाएगा वात्सल्यम। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि स्या प्रत्यय आप समझ गए होंगे और ऐसा आशा भी करती हूँ कि आप अन्य पद से स्या प्रत्यय लगाकर शब्दों को या पदों को बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको इस पर महारत हासिल हो सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि अभ्यास पुस्तिका में अगला अभ्यास कार्य क्या है जिसे आपको करनी है। बच्चों देखिए लिखा हुआ है कि उदाहरणम अनुसृत्य क्रियापदानि लिखत, यानी उदाहरण का अनुसरण करते हुए क्रियापद को लिखना है। ठीक है, यहाँ क्रियापद है ये हमेशा याद रखिएगा, यानी वैसा पद है जिससे किसी न किसी काम का करना या होना सूचित हो रहा है। तो चलिए उदाहरण क्या दिया गया है देखते हैं। उदाहरण दिया गया है बच्चों कि प्रश्न है
प्रश्न क्या है? ददाति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति। तो प्रेरणार्थक के क्रिया में ददाति शब्द का रूप क्या हो जाएगा? दाप्यति। ऐसा उत्तर दिया गया है कि प्रेरणार्थक शब्द में जब दा धातु से क्रियापद हो तो उसका रूप दाप्यति हो जाएगा। तो बच्चों आखिर प्रेरणार्थके क्रिया में वो कौन सा प्रत्यय लगा जो उसका रूप बदल दिया, है ना? आइए देखते हैं वो कौन सा प्रत्यय है। बच्चों आपने देखा कि यहाँ कौन सा प्रत्यय है? यहाँ नीच प्रत्यय है ना? तो लिखा गया है कि क्रियाओं में नीच प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। अर्थात कर्ता जब स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तब क्रिया में नीच प्रत्यय होता है। अब देखिए नीच प्रत्यय में क्या क्या होता है। नीच प्रत्यय में ई और च का लोप हो जाता है तथा न शेष बचता है और इस शेष बचे हुए न का अय हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि कर्ता जब स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और जो कर्ता है जो मतलब किसी को काम करने के लिए प्रेरित करता है तो उसको प्रयोजक कर्ता कहते हैं। और वह कर्ता जो असल में कार्य करता है वो प्रयोज्य कर्ता कहलाता है। अब प्रयोजक कर्ता में क्या लगता है? प्रयोजके कर्तरी प्रथमा सूत्र से हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और प्रयोज्य कर्ता में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे कि पिताः पुत्रम मेघम दर्शयति, यानी पिता पुत्र को आकाश दिखलाता है। दर्शयति, पिता स्वयं नहीं देखता है, वह पुत्र को देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पिता क्या है? प्रयोजक करता है और पुत्र क्या है? प्रयोज्य करता है। तो यहाँ दर्शयति ये जो क्रियापद है जो दृश्य धातु से लग के बना, तो ये आपका क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा नीच प्रत्यय लगता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और नीच प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं जिसको हमें अपने जहन में रखना आवश्यक है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है कि नीच करने पर धातु के अंतिम ई या दीर्घय ई, उ या बड़ा उ, री को क्रमशः ए, औ, आर वृद्धि होगी। यानी ई या बड़ी ई की जब वृद्धि होगी तो वो ए हो जाएगा। उ अथवा बड़ा उ की जब वृद्धि होगी तो वो औ हो जाएगा। उसी तरह जब री का वृद्धि होगा तो वो आर में बदल जाएगा। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि उपधा में। तो अब ये उपधा क्या है? तो शब्दों के अंतिम वर्ण से जो पहले वाला वर्ण होता है बच्चों, उसको उपधा कहते हैं। तो ये उपधा के लिए क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि उपधा में अ, ई, उ, री हो तो उन्हें क्रमशः आ, ए, ओ, अर होगा, ठीक है। उसी तरह से दिया हुआ है कि आकारांत धातुओं में आ के बाद प लग जाता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये जो नीच प्रत्यय है उससे आप भली भांति परिचित हो गए होंगे और उसकी जो मूल धारणाएं हैं उसको भी जहन में बैठा लिए होंगे कि किस तरह से जब पद में नीच प्रत्यय लगाएंगे तो उसका रूप जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। और हम जानते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं।
तो आइए देखते हैं कि पदों के अंत में जब निच प्रत्यय जुटता है तो वो उसका रूप किस तरह से परिवर्तित हो जाता है। बच्चों देखिए, लिखा हुआ कि पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति, यानी दृश्य धातु में जब हम प्रेरणार्थक अर्थ में निच प्रत्यय लगाएंगे, क्योंकि निच प्रत्यय हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया में ही जुड़ती है, तो उसका रूप क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पश्यति लिखा हुआ है, लेकिन जो उसका मूल धातु है ना वो दृश्य है। हमेशा जो कुछ भी जुटेगा, यानी उपसर्ग भी जुटेगा तो दृश्य धातु में ही जुटेगा, और प्रत्यय भी जुटेगा तो वो क्या होगा, उसके जो दृश्य धातु में ही जुटेगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दर्श्यति। उसी तरह से अगला देखिए, करोति इत्यस्य प्रेरणार्थके कार्यति क्रियापदम भवति, है ना। क्री धातु से जब आप निच प्रत्यय लगाइएगा तो वो कार्यति में बदल जाएगा। अगला देखिए, खादति इत्यस्य प्रेरणार्थके खाली स्थान है, क्रियापदम भवति, यानी उत्तर क्या हो जाएगा कि खाद धातु में जब निच प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका रूप क्या हो जाएगा, खाद्यति, यानी खिलवाता है। पठति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति, तो बच्चों पठ धातु में जब निच प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका रूप हो जाएगा पाठ्यति। अब उसी तरह से अगला लाइन देखिए बच्चों, क्या है, गच्छति इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति। तो गच्छ में क्या है, गम धातु है, और गम धातु में जब आप निच प्रत्यय लगाइएगा तो हो जाएगा गम्यति। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि अभ्यास पाठ में दिया गया ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आप समझ गए होंगे कि निच प्रत्यय क्या है, उसके कुछ मूलभूत नियम क्या हैं, और उसको किस तरह से जब हम धातु में या शब्दों के मूल रूप में जोड़ेंगे तो उसका अर्थ किस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि पश्यति का क्या हो गया, दर्श्यति, यानी दिखलाता है। पश्यति यानी देखता है, दर्श्यति यानी दिखलाता है। इसी तरह से हमने देखा कि खादति का क्या हो गया, खाद्यति। खादति मतलब खाता है, खाद्यति यानी खिलाता है या खिलवाता है। जैसे आपने इस कथा में भी देखा कि दा धातु का रूप क्या था, दाप्यति, यानी दिलवाता है ना। उसी तरह से करोति और कार्यति, यानी करता है, करवाता है। ये सभी बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी, ऐसा उम्मीद करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में अगला अभ्यास कार्य क्या है जिसे आपको करना है। बच्चों स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है कि उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम, यानी दिए गए उदाहरण का अनुसरण करते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। यानी आपके सामने एक वाक्य दिया गया है और एक पद भी दिया गया है जिसको अंडरलाइन कर दिया गया है। तो उस अंडरलाइन किए हुए शब्द या पद के स्थान पे आपको प्रश्नवाचक पद का उपयोग करते हुए प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो उदाहरण क्या है कि वीरेश्वरः कारुणिकः मंत्री आसीत्। तो इस वाक्य में कारुणिकः शब्द को अंडरलाइन किया गया है, यानी इस कारुणिकः पद के सामने आपको या इस कारुणिकः पद के जगह कोई प्रश्नात्मक पद बैठाकर आपको प्रश्नात्मक वाक्य बनाना है। तो बच्चों जब हम प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे तो हमने वहाँ चर्चा किया था
कि जो प्रश्नवाचक पद होते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, और उसकी जगह जो जिस पद का हम उपयोग करते हैं वो विशेष से होता है। तो व्याकरण कहता है कि विशेष से जिस रूप, लिंग, वचन में रहेगा, विशेषण भी उसी रूप, लिंग और वचन में रहेगा। तो बच्चों, उदाहरण में क्या दिया गया देखिए कि वीरेश्वरः कारुणिकः मंत्री आसीत्। तो यहाँ जो कारुणिकः है, तो कारुणिकः शब्द को जो अंडरलाइन किया गया है, तो हमको कारुणिकः शब्द के जगह कोई प्रश्नात्मक पद रखना है। अब क्या कोई भी प्रश्नात्मक पद रख देंगे? नहीं। आपने सुना होगा कि विशेष से और विशेषण, तो यहाँ प्रश्नवाचक विशेषण भी आपने पढ़ा होगा, है ना? तो यहाँ विशेषण के बाद क्या आता है? विशेष से आता है। जैसे कः गच्छति तो बालकः गच्छति, या बालकः गच्छति तो कः गच्छति। तो इस तरह से हम बना सकते हैं ना। तो हमको देखना पड़ता है कि विशेष जिस रूप, लिंग और वचन में रहता है, उसी रूप, लिंग और वचन में हमको प्रश्नवाचक शब्दों को भी बनाकर रखना होता है। तो यहाँ कारुणिकः क्या है? जी हाँ, एक वचन प्रथमा विभक्ति में है। तो हम एक वचन प्रथमा विभक्ति वाले प्रश्नवाचक चिन्ह को रखेंगे और उसे प्रश्नात्मक वाक्य के रूप में बदलेंगे। तो क्या दिया गया है देखिए, दिया गया है कि वीरेश्वरः कारुणिकः मंत्री आसीत्। तो इसको जब प्रश्न में प्रश्न बनाया गया है या प्रश्नात्मक वाक्य बनाया गया है, तो लिखा गया वीरेश्वरः कीदृशः मंत्री आसीत्। बच्चों, उम्मीद है कि ये उदाहरण आप समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि जो अंडरलाइन किया गया पद है उसी के लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार प्रश्नवाचक पद को परिवर्तित करके उसे प्रश्नात्मक वाक्य में बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या क्या करना है। तो बच्चों देखिए, पहला जो वाक्य है, धूर्ताः कृतिमालस्यं दर्शित्वा भोजनं प्राप्नुवन्ति। तो यहाँ क्या है? धूर्ताः। तो धूर्ताः देखेंगे कि किस वचन और विभक्ति में है। तो बच्चों, धूर्तः में क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि ये धूर्त शब्द जो है वो अकारांत है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसका रूप किस तरह से चलेगा? बालकः के समान चलेगा। बालकः, बालकौ, बालकाः। तो यहाँ पे चला धूर्तः, धूर्तौ, धूर्ताः। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि धूर्ताः शब्द जो विशेष से है वो बहुवचन और प्रथमा विभक्ति में आता है। तो उसी तरह से हमको देखना है कि किम का रूप जब पुल्लिंग के बहुवचन में और प्रथमा विभक्ति में चलेगा तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कह, कौ, के, है ना। तो ये जो के आया जो बहुवचन और प्रथमा विभक्ति में है, तो वही यहाँ पे लगेगा और हमारा प्रश्न हो जाएगा क्या? आइए देखते हैं। हमारा प्रश्न होगा, के कृति मालस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। है ना, आपने देख रखा है ना कि केवल हमको अंडरलाइन किए गए शब्द के जगह कोई प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक पद बैठा देना है और वाक्य जैसा है वैसा ही उतार देना है। अब चलिए अगला देखते हैं। देखिए बच्चों, निर्गति नाम प्रथमः अलसः अस्ति। तो ये क्या हो जाएगा?
निर्गति नाम प्रथमः कः अस्ति। अब अगला देखिए, अलसः जाठरेणा अपि वहनिना किमपि कर्तुम न क्षमते। तो देखिए क्या होगा, कः जाठरेणा अपि वहनिना किमपि कर्तुम न क्षमते। अगला देखिए बच्चों, नियोगी पुरुषाः अलसशालायां वहीम दापित्वा निरूप्यामासुः। अब देखिए क्या होगा, अलसशालायाम के जगह नियोगी पुरुषाः कस्यां वहीम दापित्वा निरूप्यामासु। अगला देखिए, स्त्रीणाम गतिः पतिरेव। तो बच्चों यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्त्री नाम जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है साथ ही षष्ठी विभक्ति में है। तो हमको देखना है कि किम का रूप जब स्त्रीलिंग में चलेगा तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में उसका रूप क्या होगा। तो जो रूप होगा उसी को बैठा देना है। तो हम बैठाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए, कासाम गतिः पतिरेव। अगला देखिए, वाला नाम गतिः जननी। तो इसका क्या होगा, देखिए, केशाम गतिः जननी। अगला देखिए बच्चों, कारुणिकः अलसा नाम गतिः। क्या हो जाएगा, कारुणिकः केशाम गतिः। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये अभ्यास पाठ या ये कक्षा भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। हमने प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ ही व्याकरण के कुछ मूलभूत नियमों को भी देखा, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्ययों को भी लगाना सीखा, साथ ही ये भी जाना कि किस तरह से अगर वाक्य दिए गए हैं तो उसे प्रश्नात्मक वाक्य के रूप में बदला जा सकता है। तो बच्चों इसी तरह के नवीन ज्ञान के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।